नमस्कार, आप देख रहे हैं 70 का संग्राम और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के सल्ट के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 63 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा, कई योजनाओं की सौगात, करीब 63 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात यहां पर दी गई है। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर भी रहे। इस दौरान सीएम धामी प्रतापनगर में सेवनाग राजा के मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने मेले में देव डोलियों का आशीर्वाद दिया और वहां पर लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का प्रभार भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में जब भी आता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मैं पहले उसका पूरा हिसाब किताब कर लेता हूं कि मैं घोषणा करूंगा तो इसके पैसे हैं कि नहीं सरकार के पास। अगर पैसे नहीं होते तो फिर घोषणा करने से क्या फायदा। अगर पैसा नहीं होगा तो आप सब लोगों को बता देंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध। कल देहरादून में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन भी करेंगे। गांधी पार्क से सचिवालय तक पुरोहितों का प्रदर्शन करने का पूरा प्लान है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार हो रहा है। 2019 में देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया और तभी से ही तीर्थ पुरोहित समाज इसका विरोध कर रहा है। कल एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, हाथों में काली पट्टी बांधी जाएगी। गांधी पार्क से सचिवालय तक पुरोहितों का ये प्रदर्शन रहने वाला है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं और तीर्थ पुरोहित भी उनके साथ में मौजूद हैं। पंकज, कल आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली गई है। विरोध पहले से हो रहा था और अब विरोध के सुर और ज्यादा तेज हो गए हैं। तीर्थ पुरोहितों से ही जरा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या तैयारी उन्होंने आंदोलन को लेकर की है इस बार। बिल्कुल गुंजन, देखिए ये तमाम जो लोग खड़े हुए हैं ये तीर्थ पुरोहित हैं जो चारों धामों से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और ये कहा जा सकता है कि कल बहुत बड़ी संख्या तमाम तीर्थ पुरोहितों की यहाँ रहने वाली है, क्योंकि लगातार तीर्थ पुरोहित सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। और कल इसी वजह से 27 तारीख को, क्योंकि 2019 को 27 तारीख को ही ये एक्ट बना था और उसी वक्त कैबिनेट में प्रस्ताव इसका पास हुआ था और उसी दिन को ये काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। सभी तीर्थ पुरोहित हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार से लगातार ये तीर्थ पुरोहित पिछले कई महीनों से, सालों से मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। देखिए तमाम तीर्थ पुरोहित हैं और ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वाद्य यंत्र रहेंगे और एक तरह से सांकेतिक तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा विरोध इस रूप में नहीं दिखा रहे हैं ताकि ये ना लगे कि सरकार को कि लगातार पुरोहित विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो तीर्थ पुरोहितों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार इसे भंग नहीं करेगी तो इसी तरह से आंदोलन बढ़ता रहेगा और ये उग्र रूप में जाएगा, जल समाधि तक जाएगी। 2019 से लगातार इसका विरोध हो रहा है, अभी भी विरोध लगातार जारी है। क्या इनकी मांगे किस तरीके से कल ये आंदोलन करने वाले हैं? बिल्कुल गुंजन, मैं बात करता हूँ क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या सरकार से आप कह रहे हैं और कल किस तरह का आंदोलन है? निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, कल का जो 27 तारीख का हम जिसको काला दिवस मनाना चाह रहे हैं, ये अत्याचार की जो जैसे कहते हैं अंत हो गई, हद हो गई। मोदी जी जैसा आदमी, जिसने देश का महान आदमी क्यों माना जाएगा, मोदी इसीलिए माना जाएगा, उसने क्षमा मांगी उन्होंने और इन कानूनों को वापस लिया। तो इस सरकार को इतनी देर क्यों लग रही इस कानून को वापस लेने में, जिसका कोई काम ही नहीं इस कानून का। और जो सनातन पे पहरा बनाने वाली बात है, कानूनी गलत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पिटिशन में कहा कि ये कानून पूरी तरह से गलत है। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि कानून गलत है। तो आप किसी धर्म पे अगर पहरा बैठाना चाहोगे, अरे भैया 100 करोड़ की चीनी मिलों का घाटा है, उनको पूरा करो, उनको चलाओ। ये बात तो हरक सिंह भाई ने भी कही और एक मंत्री ऐसा नहीं, एक विधायक ऐसा नहीं जिनके मन में ये बात थी। अब किसी ने ये बनाया, कोई गलती हो गई है, इसको सुधारो।
और मंदिरों को मुक्त करो। बिल्कुल पंकज, और जो लगातार पद्धति इस चल तरीके रही से है, मांगे उसको चलने उठाई दो जा भाई। रही हैं। अब देखने गंगोत्री वाली बात मंदिर ये हमारा होगी कि कल जब आंदोलन किया जाएगा उसका कितना असर देखने को मिलता है और जो मांगे की जा रही है क्या सरकार तक वो मांगे पहुंचती हैं और कब तक इन मांगों को पूरा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सियासी सरगर्मी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। सुनिए जरा। अभी कुछ ही दिनों बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। चूँकि हरीश रावत बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है इस देश की राजनीति की, उनसे बात करते हैं और बड़ा एक ही सवाल है, रोचक सवाल है, उसी का जवाब देंगे हरीश जी। हरीश जी आपका स्वागत है। चुनाव है, क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव तो एक प्रकार का लोकतंत्र का त्यौहार है और उस त्यौहार में हम बढ़ चढ़ करके भाग दे रहे हैं। भाजपा में क्या चल रहा है? भाजपा के अंदर कुछ सरफुटौल है, कुछ निराशा है, कुछ न कर पाने की, और कुछ घमंड भी है। तो ये तीनों का समिश्रण जो है कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस के अंदर उम्मीद दिखाई दे रही है और उस उम्मीद के सहारे लोगों में जोश पैदा हो रहा है और वो जोश हमको निर्णायक जंग में विजयी बना सकता है। जनता के बीच क्या चल रहा है? जनता जब तुलनात्मक रूप से देख रही है तो उसको लग रहा है कि 2017 में जो उनका निर्णय था उस निर्णय के अनुकूल जो है भाजपा काम नहीं कर पाई। तुलनात्मक रूप से लोगों को लगता है कि वो ठगे गए हैं और भाजपा कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई जिससे किसी वर्ग किसी तरीके से कोई परिवर्तन लोगों के जीवन में अच्छाई की तरफ आया हो। जो कुछ हुआ है बुराई की तरफ आया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है, विकास ठप हुआ है। तो इन सब चीज़ों का जवाब देना भाजपा के लिए कठिन हो रहा है और साधारण लोगों के लिए, जनता के लिए इन विफलताओं को पचाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो 200-400 किलोमीटर चल रहे हैं आप इस उम्र में, ये कैसे चल रहा है? देखिए, जब लक्ष्य बड़ा होता है, इस समय उत्तराखंड जीतना, उत्तराखंडियत की जीत के रूप में उसको परिणित करना और उत्तराखंड को जिस रास्ते पर हमने 2014 से 17 तक डाला था उस रास्ते को और आगे बढ़ाना, तो ये बड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में जो है थकान और कोई भी गोल दूर नहीं दिखाई देता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये लोकतंत्र के लिए भी ऐतिहासिक घड़ी है, उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक घड़ी है। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन में क्या चल रहा है? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। जब स्क्रीनिंग कमेटी बन जाती है तो उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक मीटिंग भी उसकी कल हो गई है और आगे 15 दिन बाद हम और गहराई से छानबीन शुरू करेंगे। घोषणा पत्र का क्या चल रहा है? घोषणा पत्र करीब बन चुका है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमने जब ऋषिकेश कॉन्क्लेव हमारा हुआ था उसमें ही स्पष्ट कर दिया था। वो हमारे कोर पॉइंट्स हैं घोषणा पत्र के और उनको और एलोबरेट करके आगे बढ़ा करके हम ले चलें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं निरंतर कह रहा हूं और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको हमारी सरकार ने पहले किया था, जिन योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया है, उनको हम दोहरा रहे हैं कि भाई उनको हम फिर से लागू करें। सरकार कह रही है देवस्थानम बोर्ड कह नहीं रही है, उनके भीतर मंथन चल रहा है कि इसको वापस ले लेगा, ये क्या चल रहा है? हाँ, उनमें कल खबर थी कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो जानते हैं वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देगी। तो वो अपने एक कोर वोटर सेक्शन को हमेशा के लिए लूज़ नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस का दबाव है जिसमें जो उनको एक्शन लेने के लिए देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारे साथ हरीश रावत जी, सारी चीज़ें बताइए कहाँ क्या चल रहा है और चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस बार जनता ने तय कर लिया है, इस बार विधानसभा में जो नतीजे सामने आएंगे वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की एक बार फिर से तारीख बदल गई है। अब विधानसभा सत्र की तारीख 9 और 10 दिसंबर कर दी गई है। विधानसभा सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में ही अब आयोजित होगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी है। जो अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है वो 9 और 10 तारीख को होगा। और मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए
और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में, उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। समर्थन मूल्य को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी यतीश्वरानंद ने बयान दिया है, अगले 2 दिन में गन्ना समर्थन मूल्य की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से औपचारिक बातचीत अभी बाकी है। गन्ना समर्थन मूल्य यूपी से 5 रुपए ज्यादा होगा, ये बयान गन्ना मंत्री का सामने आया है। अगले 2 दिन में गन्ना समर्थन मूल्य की घोषणा भी हो जाएगी। गन्ना समर्थन मूल्य यूपी से 5 रुपए ज्यादा होगा। वाले 2-3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी गन्ना किसानों को हम आने वाले 3-4 दिन के अंदर दे देंगे। पिछली बार भी हमारा 2 रुपये यूपी से ज़्यादा था, अब की बार भी हम ये प्रयास करेंगे कि यूपी से ज़्यादा गन्ना किसानों को मिले। वहीं संविधान दिवस पर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संविधान दिवस को मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने संविधान को, अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को ठीक से समझ सकें। उधर संविधान दिवस पर मसूरी में पुलिस कर्मियों को उनके मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट का सियासी कदम। इस सीट से फिलहाल गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शुमार होती है। यहां से गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद विधायक है। 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के हाजी तस्लीम अहमद विधायक चुने गए थे, मगर 2012 में परसीमन के बाद इस सीट को हरिद्वार ग्रामीण नाम दिया गया। 2012 में हुए इस चुनाव में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर स्वामी यतीश्वरानंद की जीत हुई। 2017 में भी स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी जीत का क्रम जारी रखा और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को शिकस्त दी थी। हरीश रावत के हारने के बाद माना जा रहा था कि स्वामी यतीश्वरानंद को त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मगर 4 साल तक चली त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों के पद खाली रहने के बावजूद स्वामी यतीश्वरानंद को मंत्री नहीं बनाया गया। तीरथ सिंह रावत सरकार बनते ही उन्हें गन्ना राज्य मंत्री सहित दूसरे कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई। यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए। तो रवासन नदी पर पुल, जो पिछले सैकड़ों साल से लोग उस पुल की मांग कर रहे थे, वो पुल बनाया है, वो तैयार हो चुका है और लोगों ने उस पर चलना शुरू कर दिया है। अभी उसका लोकार्पण होना है। और दूसरा, उस क्षेत्र के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनवाने का काम मैंने वहाँ पर किया, हमारी सरकार ने किया है। मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है बहादुरपुर जट, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी घोषणा की थी एक कार्यक्रम के अंदर। उसका भी जियो निकलने वाला है और उस पर भी हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। स्वामी यतीश्वरानंद पिछले 2 टर्म से विधायक है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका कद और बढ़ गया है, मगर जनता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम बेहद कम हुए। गन्ना मंत्री बनने पर भी वो किसानों की समस्याएं दूर नहीं करा पाए। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में सीट का रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा की तरफ से स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में उतरे थे और कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत मैदान में थे, मगर स्वामी यतीश्वरानंद ने हरीश रावत को चुनाव हरा दिया था। वहीं हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक और धामी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए काफी काम करवाए, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छोटे और मोटे काम तो बहुत हजारों की संख्या में है भाई। किसी का रोजगार लगाना, गांव में छोटी सड़कें बनवाना। एक काम मैंने किया था मेरे यहाँ, क्योंकि खनन से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 8-10 साल से बंद पड़ा हुआ था,
मैंने निगम का खनन वहाँ पर शुरू करा ताकि मजदूरों को काम मिल सके। हम एक पुल बना करके गए, वहाँ 3 पुलों की ज़रूरत है, हमने उसको किया होता। और यदि हमारे पास अवसर रहता तो जो हमारे इसको कोटद्वार को लालढांग से जोड़ने वाला मार्ग है, हमने उस मार्ग को 2018 में पूरा कर दिया। मैं नहीं जानता क्या काम किया, लेकिन ये ज़रूर किया उन्होंने, कुछ वैमनस्य बढ़ाया आपस का और उसके जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम जरूर किया। मैंने इसके अलावा तो कुछ सोचा। और चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला, गन्ना मंत्री होने के बावजूद किसानों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा, विधानसभा में क्षेत्र की समस्याएं सही से नहीं उठा पाते हैं। तीसरा जो अहम मुद्दा है वो है विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल की कमी, जो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है, अवैध खनन से लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। गन्ना किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। पथरी क्षेत्र के ज्यादातर गांव में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जनता के ये बड़े मुद्दे हैं और इन बड़े मुद्दों को लेकर लगातार जनता सवाल भी उठाती रही है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता गन्ना मंत्री के काम को लेकर कह क्या रही है। जो स्वास्थ्य को लेकर के, जो चिकित्सा को लेकर के यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, उससे आज भी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा बिल्कुल वंचित है। और हम लोग कहीं ना कहीं वही 1990 वाले स्ट्रक्चर पर खड़े हैं। क्षेत्र का विकास तो बहुत कम किया, अपना किया है। उन्होंने गाजेवाली में एक बहुत विशाल आश्रम बनवाया है, जिसमें उन्होंने करोड़ रुपया जो हमारी निधि का हमारे गांव में लगना था, वो सारा उसने वहाँ लगा लिया। पूरी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा को यदि देखते हैं तो 70 की 70 विधानसभाओं में यदि कोई सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा तो वो हरिद्वार ग्रामीण है। 10 साल में जितनी घोषणाएं वहाँ यतीश्वरन जी की है, यदि उनमें से वो 2% भी पूरी कर दे तो लोग उनको माला पहनाएं। जी, इस विधानसभा में ना तो कोई कॉलेज बना, ना कोई हॉस्पिटल बना। ये तो आप धरातल पे देख लो कि क्या काम हो रहा है। इससे कोई संतुष्ट नहीं है भाजपा सरकार से। हरिद्वार विधायक ग्रामीण विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद महाराज जी। वही विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहाड़ पर काफी सक्रिय हो गई है। आपकी तरफ से तीसरी गारंटी के तौर पर मुफ्त तीर्थ यात्री के टिकट बांटने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आप कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में तीर्थ यात्रा के मुफ्त टिकट बांट रहे हैं। कल हरिद्वार से कर्नल अजय कोठियाल ने इसकी शुरुआत भी की थी। आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तराखंड की जनता को अयोध्या में रामलला के दर्शन, अजमेर शरीफ के दर्शन और करतारपुर साहिब के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से भी मुखातिब हो रहे थे। उसी दौरान एक खास तस्वीर सामने आई। एक शख्स सीएम पुष्कर सिंह धामी के बगल में था, मगर इसी दौरान गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद वहां पर आते हैं। मंत्री के आने पर सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी इस शख्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं ताकि मंत्री को जगह मिल पाए, मगर ये शख्स पीछे हटने की बजाय सुरक्षा कर्मी की तरफ घूरने लगता है। एबीपी गंगा ने जब इस युवक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस युवक का नाम आदित्य चौहान है और वो भाजपा में प्रदेश मंत्री पद पर है।